बनाया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और हिंदू जैन बौद्ध सिख के लिए कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिया। 1992 में दूसरा कानून बनाया, इस देश को हिंदू और मुस्लिम में बांट दिया, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में बांट दिया। हिंदू लॉ हिंदू जैन बौद्ध सिख पे लागू होता है, लेकिन हिंदू को मेजॉरिटी बना दिया, सिख जैन बौद्ध को माइनॉरिटी बना दिया। ये इसकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स थी। और तीसरा जो सबसे घटिया कानून बनाया कांग्रेस ने 1995 में, जिसको कहते हैं वक्फ एक्ट, जिसको मैंने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और इसकी अगली सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में होगी, क्योंकि इन्हें हाई कोर्ट से ट्रांसफर पिटीशन फाइल कर दिया है कि मैटर अब हाई कोर्ट में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में चलना चाहिए। वक्फ बोर्ड के सारे मेंबर मुस्लिम होते हैं। उसमें एक एमएलए है वो भी मुस्लिम, एक एमपी है वो भी मुस्लिम, एक उसमें एडवोकेट वो भी मुस्लिम, एक उसमें टाउन प्लानर वो भी मुस्लिम, एक उसमें आईएएस ऑफिसर वो भी मुस्लिम, एक उसमें जो स्कॉलर वो भी मुस्लिम, एक मुतवल्ली वो भी मुस्लिम। और उसके पास इतनी पावर दिया हुआ है कि किसी भी जमीन पे जाके कह दे ये जमीन वक्फ की है, तो आप उसके ऑर्डर के खिलाफ, उसके नोटिस के खिलाफ नियर बाई कोर्ट में भी नहीं जा सकते, आपको जाना पड़ेगा वक्फ ट्रिब्यूनल में। कहने का मतलब, अगर मेरठ में या मुजफ्फरनगर में किसी की जमीन पे वक्फ बोर्ड कह दे ये वक्फ की जमीन है, तो वो मेरठ की कोर्ट या मुजफ्फरनगर की कोर्ट में नहीं जा सकता, उसको जाना पड़ेगा लखनऊ, जो मेरठ और मुजफ्फरनगर से 700 किलोमीटर दूर है, और वहां जाके अपनी सफाई देनी पड़ेगी। और सफाई किसके सामने देना है? उसी ट्रिब्यूनल के सामने, उसी बोर्ड के सामने जिसने कहा यह जमीन वक्फ की है। तो वक्फ बोर्ड चोर हो गया, वही वक्फ बोर्ड दरोगा बन गया, वही वक्फ बोर्ड जज बन गया, वही वकील बन चुका है। ऐसा कानून हिंदुओं के लिए नहीं है, ऐसा कानून जैन के लिए नहीं है, ऐसा कानून बौद्ध के लिए नहीं है, ऐसा कानून यहूदियों के लिए नहीं है, ऐसा कानून पारसियों के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं। केवल और केवल एक कम्युनिटी के लिए कानून बनाया कांग्रेस की सरकार ने 1995 में, वो है मुस्लिम्स के लिए। और इस कानून में इतनी शक्तियां दे दिया है कि वक्फ बोर्ड को नोटिस इशू करने के पहले कोई जांच पड़ताल भी नहीं करना, उसको जहां मन चाहे वहां वो नोटिस इशू कर दे। इसके चक्कर में ये वक्फ बोर्ड वसूली कर रहा है, लोगों को धमकाता है कि हम इसको वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देंगे, लोगों से पैसा लेता है, गरीबों का धर्मांतरण करा रहा है। आदिवासी एरिया में जहां लोग कानून नियम को ज्यादा नहीं जानते, वहां पे ये नोटिस देता है और कहता है कि भाई एक तरीका है, अगर आपको जमीन बचानी है तो इस्लाम कबूल कर लो। मुसलमानों को किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, मुसलमान को किसी कर्ज की जरूरत नहीं। अगर मुसलमान अपना वक्फ बोर्ड सही हिसाब से चलाएगा तो मुसलमान हुकूमत को कर्जा दे सकता है। 27,000 एकड़ जमीन गुलबर्गा के अंदर, 27,000 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है, जिसमें 17,000 एकड़ हमारे ही लोग कब्जा करके बैठे हैं, हमारे ही लोग कब्जा करके बैठे हैं। मैंने जब से चार्ज हासिल किया है, 1100 एकड़ जमीन जो 40 सालों से कब्जे में थी, वक्फ बोर्ड को वापस लेके आज वक्फ बोर्ड के कब्जे में लेने का काम किया। दुआ कीजिए, ऐसी ऐसी जमीनें हैं जो हमारे हाथ में वापस आएंगी तो हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाते हैं। हमारी बच्चियों को जाकर वो माइनॉरिटी ऑफिस के सामने खड़े होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हमारा वक्फ बोर्ड का ऑफिस जहां पर है, बिल्कुल उसके सामने माइनॉरिटी का ऑफिस है, जहां पर 5,000 के लोन के लिए, 10,000 के लोन के लिए बुरके पहन के बच्चियां कॉलेज के स्टूडेंट्स आकर 1,15,000 वक्फ संपत्तियों का डिजिटाइजेशन हुआ था। अभी 5 ही साल के अंदर 5,76,000 वक्फ संपत्तियों का डिजिटाइजेशन कर 90%, देश की 90% वक्फ संपत्तियों का डिजिटाइजेशन करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है। आप जब वक्फ की बात कर रहे हैं और इतनी प्रॉपर्टी है जिसके माध्यम से आप शैक्षणिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में उसका सही इस्तेमाल हो सकता है, तो इसलिए उसको भी अगर किसी तरह का विवाद हो तो ट्रिब्यूनल के माध्यम से उसका समाधान किया जा सकता है। आप उसको राज्य सरकारों के चंगुल में मत रखिए। प्रॉपर्टी का ज्यादा से ज्यादा धन मुस्लिम समाज के तालीम के लिए उपयोगी आ जाए, तब जाके इस कानून का सही उपयोग होगा। तो मराठवाड़ा में और महाराष्ट्र में कैसे दुरुपयोग हुआ, बात एक है कि अगर ये संभव है कि मैपिंग कर सकते हैं, कानून के मदद से उसको इंक्रोचमेंट हटा सकते हैं और सही वैल्यू आके इतनी अकुत संपत्ति समाज के पास आएगी, उसका उपयोग भी समाज तय करे कि किस तरह से करें। अमेंडमेंट बिल है उसका तब भी हमने सपोर्ट किया था और तब भी मैं पार्टी की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ था। आज भी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है सरकार लेकर आई है, पहले इसमें क्योंकि जो वक्फ अमेंडमेंट है वो उस बिल की बहुत जरूरत थी, सरकार में बहुत पहले से हम लोग ये दबाव बना रहे थे। इविक्शन एक्ट भी आना चाहिए, क्योंकि अगर आप वक्फ का ये अमेंडमेंट पास कर देंगे और इविक्शन एक्ट नहीं पास करेंगे तो इसका मकसद अलग हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि मंत्री जी जब जवाब दें तो क्या अब चुनावी वर्ष है,
क्या मंत्री जी यहां से ऐलान करेंगे कि यूपीए गवर्नमेंट सेंट्रल एजेंसी जितनी भी वक्फ की जायदाद पर जो कब्जा किया हुआ है उस कब्जे को खाली करने का हम ऐलान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के तौर पर हम उसका स्वागत कर लेंगे। इसलिए मैं उनसे ये अपेक्षा और उम्मीद करता हूं। वक्फ बोर्ड के जीत को हार में बदलने के लिए वकील कौन खड़े हुए हैं? तो जो भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल हैं गुलाम मोहम्मद भानावती साहब, वो वक्फ बोर्ड के खिलाफ पैरवी कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, फैक्ट देता हूं। आपको ध्यान है कि हमने एक स्ट्रीम किया था रितु राठौड़ के साथ, आपको ध्यान होगा, और उस स्ट्रीम में मैंने आपको वक्फ बोर्ड में एक समय मीडिया, सारी मीडिया और सारे सोशल मीडिया दिल्ली के 123 प्रॉपर्टी को लेकर ये चला रहे थे कि ये प्रॉपर्टी कांग्रेस ने, राष्ट्रपति भवन कांग्रेस ने बेच दिया, ये भवन कांग्रेस ने बेच दिया, ये चला रहे थे। उस पे मैंने आपको एक फैक्ट दिया था। फैक्ट ये दिया था कि ये जब ने वक्फ की जब भी बात हुई संसद में, कांग्रेस ने कानून बनाया, उसमें भाजपा ने पूर्ण सहभागिता की। सबसे ज्यादा वक्फ को मजबूत करने की घोषणा खुद गृह मंत्री अमित शाह 2019 से पहले एज ए भाजपा अध्यक्ष रहते हुए कर चुके कि हमने सबसे ज्यादा वक्फ को डिजिटलाइज किया और मजबूत बनाया। ये उन्हीं के बयान है। संसद में उनके सांसद, वो चाहे शाहनवाज हुसैन हो, नकवी हो, सबने उसको मजबूत किया। पूरा कांग्रेस के हाँ में हाँ मिला के कानून जो है बनाया पूरा। और इस इस्लाम, ये सही बात है, मिडिल क्लास को मार दिया। सबसे ज्यादा टैक्स पेयर कौन है? हिंदू मिडिल क्लास। और टैक्स टेररिज्म चल रहा है पूरा, और उनको पूरा दिया जा रहा है। उनसे कोई मांगने वाला नहीं है। उन पे कभी छापे हमने नहीं देखे, कभी पढ़ते हो उनको। If come in power, make amendment in all tax law and tax can use for scheduled purpose। बिल्कुल, हम तो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का 5% का दायरा होगा, और संख्यक का 5% से ऊपर का कोई अल्पसंख्यक नहीं होगा। वो चीज ही हम खत्म करेंगे। और वो चूंकि हमारे संविधान में नहीं है, आज भी सुप्रीम कोर्ट में बात चला है, आज भी न सुप्रीम कोर्ट समझ पा रहा है कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कहां से आया, न संविधान समझ पा रहा है, ये नेता समझ गए। और इसकी शुरुआत किसने की? मोरारजी और अटल बिहारी की जनसंघ की सरकार ने 1979 में, और उसको कांग्रेस ने और मजबूत कर दिया। 92 में लॉ लगा के, ये करके 6 में मंत्रालय बना। कांग्रेस 47 को हम रोक सकते हैं यदि एकम सनातन भारत सत्ता में आई, कभी भी आई, 47 हम रोक देंगे। हम इनके पूरे एजेंडे को तबाह कर देंगे। ये जो ISI और इन सब के एजेंडे हैं 47 के, जो भी PFI के, हम नहीं, और वो कानून से करेंगे, संविधान से कर देंगे। संविधान में पावर है, कानून में पावर है, अराजकता नहीं चलेगा। वो कर सकता है। राज्य सत्ता मजबूत होती है। चाणक्य ने कहा है, विदुर ने कहा है, कृष्ण ने कहा है, दंड की नीति सर्वश्रेष्ठ नीति है। ये शुक्र ने कहा है, शुक्राचार्य ने कहा है कि सारी नीतियों में दंड की नीति। लेकिन ये किसान आंदोलन के आगे झुक जाते हैं, शाहीन बाग झुक जाते हैं, दिल्ली दंगा झुक जाते हैं, मणिपुर हिंसा झुक जाते हैं। जो शासक दंड की नीति नहीं जानता हो, दंड किस पे? जो सच बोल के इनका एक्सपोज करे तो मीडिया जेल में डालो। कई उन्होंने लोकसभा में कहा, कितने वेब पेज डाले हैं, सोशल मीडिया पे आप देख लो। भाजपा के पास हिंदुओं के क्या विकल्प? तो बिल गेट्स खोला तो गए। तो सच का सामना नहीं कर सकते और उनके सामने झुकते हैं। कुछ प्रधानमंत्री को पंजाब में घेर लिया, झुक गए। तुम्हारे मुख्यमंत्री से कहना मैं बच गया। दंड की नीति सर्वश्रेष्ठ नीति है और शासन दंड से चलेगा। अराजकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन पूरे देश में एक अराजकता व्याप्त हो चुकी है और ये बात सच है। दिल्ली दंगा, हम 2002 से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं, दिल्ली को इस तरह झुलसते नहीं।